नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच शब्दों की जंग लगातार अब तेज होती जा रही है। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाए थे कि वो कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए फीस लेते हैं। अखिलेश ने कहा कि आम आदमी की हैसियत नहीं है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवा सके, और इस आरोप का जवाब देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद यजमान बनने को तैयार हैं तो वो बिना किसी दक्षिणा के कथा सुना सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो अपना टेंट और साउंड सिस्टम भी साथ ही लाएंगे और उसके पैसे भी नहीं लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस जवाब पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी कार्यालय हमेशा खुला है और यहाँ हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कल कव्वाली हुई है और कभी कथा भी होगी, जब चाहें तब आ जाएं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ये बहस और भी गर्मा गई है कि राजनीतिक हलकों में इसे सियासी बयानबाजियों से जोड़कर अब देखा जा रहा है। जहां अखिलेश यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं को अमीर वर्ग और साथ ही सीमित बता रहे हैं, तो वहीं शास्त्री खुद को हर वर्ग और खासकर आदिवासी इलाकों से जुड़ा बताकर अपनी छवि मजबूत करने की लगातार कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों और कथाओं को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी धार्मिक आयोजनों और कथाओं को लेकर बीजेपी और संतों पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में दोनों के बीच ये जुबानी जंग केवल धर्म और आस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती हुई अब नजर आ रही है। और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री अखिलेश यादव के आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या फिर इस विवाद में कोई नया मोड़ सामने आता है। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंच गए हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें रिसीव करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेड्डी लखनऊ से सपा और कांग्रेस के सांसदों के बीच अपनी बात रखेंगे। सपा मुख्यालय पर होने वाले इस कार्यक्रम में सपा और कांग्रेस के सभी सांसद आमंत्रित किए गए हैं और इसके बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बी सुदर्शन रेड्डी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हो गई है और संविधान को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो संविधान की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीएसपी के पूर्व एमएलसी और यूपी के टॉप 10 माफियों में शुमार हाजी इकबाल के चारों बेटों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सोमवार देर रात जिला कारागार से रिहाई हुई है और करीब 3.5 साल बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परवान सोमवार शाम जेल प्रशासन को मिला और इसके बाद देर रात चारों बेटों की रिहाई की गई। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन चारों बेटे हरियाणा नंबर की एक कार में चुपचाप रवाना हो गए। बाहर करीब दर्जनों गाड़ियां मौजूद थी। बता दें कि मई 2022 में आलीशान और जावेद, जून 2022 में अफजाल और अक्टूबर 2022 में वाजिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद से चारों जेल में बंद थे और हर बार जमानत मिलने के बाद उन पर नए केस दर्ज करके फिर से गिरफ्तारी दिखा दी जाती थी। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि ये प्रक्रिया सिर्फ उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए की जा रही है।
हाल ही में 13 अगस्त 2025 को थाना मिर्जापुर में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में नए मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तारी दिखाई गई थी और 22 अगस्त 2025 को सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने चारों बेटों को जमानत दे दी है और साथ ही आदेश दिया है कि अब किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। मैं संजय सिंह वर्मा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं आज रिहाई हो रही है कब से जेल में थे, कि मुकदमे जेल में? ये सन 2012 में मुकदमे में जेल गए थे और सन 2022 में जेल गए थे और सन 2022 से लगातार जेल में थे। कुछ मुकदमे थे जिनमें डिसाइड भी हो चुके, करीब 17 मुकदमे हमारे बरी भी हो चुके सक्षम न्यायालय से, और कुछ मुकदमे हमारे खिलाफ पेंडिंग थे जिनमें से करीब सभी मुकदमों में हमारी बेल हो गई थी। अभी हमारी बेल लेटेस्ट जो हुई थी क्राइम नंबर 162 में हाई कोर्ट से हुई थी 12 तारीख में, तो उसका 13 तारीख में हमने ऑर्डर दाखिल किया था। तो फिर उसके बाद एक मुकदमा और लिख दिया गया था, उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में जो थी रिट फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम प्रोटेक्शन देते हुए उस मुकदमे में हमें बेल का आदेश पारित कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई की और जन सुनवाई के बाद से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। बता दें कि कांग्रेस पार्टी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने का लगातार काम कर रही है और अभी तक वोटर लिस्ट में जिंदा को मृतक दिखाया गया है और मृतक के स्थान पर दूसरे लोगों को फोटो चिपकाकर वोट चोरी किए जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कई बयान भी दिए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए सांसद ने कहा कि प्रशासन से बात हुई है खाद को लेकर, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, लेकिन किसानों द्वारा मन मुताबिक खाद लिए जा रहे हैं, जिसके बाद से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था फेलियर का बड़ा उदाहरण है। सांसद ने खाद वितरण के दौरान किसानों को समस्याओं को देखते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से किसानों की समस्याएं लगातार झेलनी पड़ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमेठी ही नहीं पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी भय मुक्त हैं, जिस पर अब गृह मंत्री और मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए और भय मुक्त और अपराध मुक्त का उत्तर प्रदेश बनाना चाहिए। बिहार में कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, किस तरीके से निकाल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं देखो, क्योंकि बिहार के अंदर जो पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था तो उन्होंने नहीं किया, तो उसके सबूत मिल रहे हैं कि जो उन्होंने निष्पक्ष भाव से ये नहीं किया, क्योंकि वो उन लोगों को भी मृत घोषित कर रहे हैं जो जिंदा हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा शक पैदा हो रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन क्या किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है या आम जनता के लिए कर रहा है। तो उसी के बात को उठाने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा निकाली। सर, जिले में देखा जाए तो खाद की समस्या को लेकर किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। देखो, मेरी बात हुई अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि हमारा जितना डिमांड है किसान की उतना उपलब्ध है। तो मेरा उनसे प्रश्न था कि अगर उतना उपलब्ध है तो लाइनें क्यों लग रही हैं। तो उनका ये कहना था कि एक किसान 4-4 बोरी उठा रहा है। तो हमने कहा कि इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से लोग वायरल बुखार के साथ डेंगू और मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। जिले में अब तक 2 लोग मिले डेंगू के संदिग्ध मरीज, साथ ही सैंपल की जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। बता दें कि जिला अस्पताल और CHC में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हजारों में मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल और ऐसे में डॉक्टर मरीजों को प्लेटलेट बढ़ाने के साथ साथ इम्यूनिटी मजबूत करने वाले फलों का सेवन करने की लगातार सलाह दे रहे हैं। मौसमी बीमारियों के साथ वायरल और डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहीं इससे लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि बारिश को लेकर डेंगू और मलेरिया में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही है और ऐसे में डॉक्टर मरीजों को लगातार सलाह दे रहे हैं फल खाने के लिए अच्छे और साथ ही प्लेटलेट बढ़ाने के लिए भी और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए फलों का सेवन करने के लिए डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं। मौसमी बीमारियों के साथ वायरल और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सर, कई तरीके की मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया,
जिसका प्रकोप इस बारिश के महीने में पड़ेगा। ऐसे में मार्केट में तमाम ऐसे फल भी हैं जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिनके भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। तो किस तरीके से पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से इन फलों का प्रयोग जो है वो जरूरी है? तो इस बारिश के मौसम में कुछ संक्रमित रोग जो है फैले हुए हैं, उनसे बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताज़े फल का सेवन करना चाहिए, ताज़ी सब्जियां खाना चाहिए, जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा हो वो फल खाने चाहिए। जो हमारे एरिया में पाए जाते हों, जो सस्ते हों, उसका चुनाव करना ज़्यादा बेहतर है। विटामिन सी नींबू में भी होती है और कीवी के फल में भी होती है। कीवी का फल एक बाहरी फल है जो कि बहुत महंगा मिलता है, उससे अच्छा है कि हम नींबू का सेवन करें या अमरूद का सेवन करें, जो हम लोगों के यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। किस तरीके से पेशेंट देखने को मिल रहे हैं इस मौसमी बीमारी में, क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ है आप, तो कैसे देखने को? ज़्यादातर वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं जो कि बहुत आसानी से ठीक हो जा रहे हैं, ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है जिससे कोई घातक बीमारी का संकेत नहीं मिल रहा है। डेंगू मलेरिया के कुछ लक्षण? डेंगू अभी बच्चों में नहीं पॉजिटिव आया है, बड़ों में 1-2 केस यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, उसकी रिपोर्ट सीएमओ सर के यहाँ से मिलेगी, लेकिन बच्चों में अभी तक मेरी ओपीडी में कोई डेंगू का पॉजिटिव केस नहीं आया। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 8 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझाया है, तो वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही न्यायालय भी भेज दिया गया है। मामला रोहित यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है, जहां पर शराब की दुकान पर रोहित यादव मुनीम का काम कर रहे थे और काम करते साथ ही 24 अगस्त की रात को रोहित का शव गांव के पास घायल अवस्था में मिला खेतों में। बता दें कि अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी शिवकांत चोरी छिपे शराब बेचता था, जिसकी रोहित ने शिकायत की और आबकारी विभाग से इसकी शिकायत की गई थी और इसके बाद से 22 अगस्त को उसकी दुकान पर छापेमारी हुई थी और इसी रंजिश में शिवकांत से रोहित की हत्या करवा दी गई थी। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए हैं और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की है। तो वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात में पुलिस की सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो दुकान बंद करके शाम में लौट रहा था वो गायब हो गया है और खोजते खोजते परिवारजनों को उसकी मोटरसाइकिल और साथ में उसकी बॉडी मिली थी। उसकी सांसें चल रही थी। परिवारजन उसको हॉस्पिटल ले गए और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। ये सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल से मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद छानबीन करते हुए हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने ये घटना कारित की थी। जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम रोहित यादव है और जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शिवाकांत पुत्र पारस है और दोनों पटीदार हैं। और घटना का कारण कुछ इस प्रकार है कि जो मृतक है वो शराब की दुकान पे काम करता है और जो मारने वाला अभियुक्त है वो अपना फार्चून का दुकान है, उस पर वो शराब बेचने का कार्य करता था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर में साइबर क्राइम थाने की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टीम को बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये लोग ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा एप्लीकेशन के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में अमेठी के निवासी राहुल मिश्रा हैं, तो वहीं फर्रुखाबाद के निर्मल कुमार और औरैया के धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। वर्तमान में तीनों लखनऊ में ही रह रहे थे। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे से जुड़े एजेंट कोड पहले हासिल करते थे और फिर लोगों से भारी धनराशि जमा करवाते थे और इस रकम को फर्जी बैंक खातों और डिजिटल के जरिए ये आदान प्रदान करते थे। वहीं देश विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों तक ये पहुंच रहे थे और इसके बाद से उन्हें 2 से 3% इसमें कमीशन भी मिलता था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है, तो वो निवेश पर ज्यादा मुनाफा का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर पीड़ितों की रकम को अवैध तरीके से ट्रांसफर करा लेते थे। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसका
महत्वपूर्ण सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं और वहीं पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज रही है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर की गई है। बलरामपुर पुलिस साइबर अपराध को ख़त्म करने का लगातार कार्य कर रही है और हम लोग जो साइबर अपराधी हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो भी कार्रवाई हुई थी उससे अग्रतर कार्रवाई की गई है। जैसा आप सब लोग विदित हैं कि जो गैंग हमारे यहाँ पकड़ा गया था उसका जो मुख्य रूप से जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसका शेक्सपियर नाम था और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेक्सपियर के पास जो बाइनांस की आईडी चल रही थी वो जिसके नाम से चल रही थी उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसका नाम अनिरुद्ध था। और अनिरुद्ध ने अपने बयान में ये बताया था कि उसकी बाइनांस आईडी बनवाने का जो कार्य किया था वो निर्मल ने राहुल ने मिलकर किया था। तो उसी के आधार पर निर्मल और राहुल को पकड़ा गया और उसमें ये तथ्य निकल के सामने आया है कि निर्मल ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसका आईडी बनवाया था और निर्मल और राहुल दोनों पूरी तरह से साइबर फ्रॉड के बाराबंकी कुर्सी थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात रसोइया पर 2 मासूम छात्रों से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। घटना से गांव और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कुर्सी क्षेत्र के एक गांव के निवासी दलित परिवारों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में कार्यरत रसोइया उनके बच्चों को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था और शिकायत के अनुसार आरोपी पिछले 1.5 सालों से कक्षा 5 के एक छात्र और करीब 1 माह से दूसरे छात्र के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते आ रहा था। आरोप है कि रसोइया छुट्टी के बाद छात्रों को स्कूल बुलाता और बाथरूम में गलत कार्य करता था। वहीं विरोध करने पर वो बच्चों को धमकियां भी देता था और कहता था कि यदि घर पर बताया कि उन्हें उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर के कारण छात्र लंबे समय तक चुप रहे और 23 अगस्त को आरोपी रसोइया को फिर से गलत हरकत करते हुए अन्य छात्रों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी और जब परिवार को पूरे मामले का पता चला तो सोमवार को वो थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले पर मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? विजय नाम है। कहाँ रहते हैं? अमरसंडा चांदनगर। अमरसंडा चांदनगर। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे बच्चे के साथ जो है क्या घटना हुई है? बच्चे हम भैंसी लगाने आते थे वहाँ से। हाँ। तो गली में मिले तो कहें कि तुम्हारे बच्चे के साथ जो है बाबा जो है इतना कर रहा है, गंदी हरकत कर रही है। अच्छा। तो हम जो है देख जानन फिर हम स्कूल गए, तब उनसे पूछन तो माँ घबरा गए, कहें कि आइंदा हम यही गलती कभी नहीं करेंगे। बच्चे की उम्र क्या है? 11 साल। 11 साल। हाँ। और जो गलत किया बच्चे के साथ 50-60 साल के हैं। और ये घटना कब की है? ये परसों की। थाना कौन सा है आपका? कुर्सी। एप्लीकेशन दिया थाने में? दिया। अच्छा। बच्चन को वहीं हैं, अंदर हैं बच्चे। अच्छा, बच्चे अंदर हैं। हाँ। तो एक बच्चे के साथ घटना हुई है? 2 बच्चे के साथ। तो क्या नाम है आपका? विजय नाम है। यूपी के बिजनौर में युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है तो वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बागपत का युवक अमित आर्य के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। ज्योति ने अपने दोस्त सचिन और अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की थी तो वहीं पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से बिजनौर पुलिस एक्टिव हुई तो वहीं ज्योति, सचिन, अनस और शुभम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चांदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 28 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर मेरठ जनपद के थाना सदर बाजार से एक 0 FIR प्राप्त हुई, जिस पर आवेदक द्वारा अंकित कराया गया था कि उसके चचेरे भाई अमित आर्य को ज्योति
निवासी चांदपुर एवं उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ उसके चचेरे भाई अमित आर्य को मेरठ से बिजनौर बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई एवं अभियुक्तगण उसको अपनी कार में बैठाकर कहीं लेकर चले गए। प्राप्त 0 नंबर की FIR को थाना चांदपुर पर अपराध क्रमांक 420 पर अंकित कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए अन्य धाराओं का लोप किया गया। एटा के थाना अवगढ़ में झोला छाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक पर तबातोड़ छापेमारी कर डॉक्टरों की क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। बिना डिग्री के बैठे थे झोला छाप डॉक्टर और मरीजों का इलाज करते थे। कई मरीजों की जान से ये खेल चुके हैं झोला छाप डॉक्टर और लगातार मरीजों से खिलवाड़ कर रहे थे। सीएमओ के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर सतीश चंद्र नागर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोकमान सिंह प्रभारी और साथ ही समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के भी अधीक्षक भी मौके पर मौजूद थे और साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के लिए ये टीम बनाई गई थी और पूरा मामला अवगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। महाराजगंज जिले में पुलिस ने गणेश चतुर्थी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही फ्लैग मार्च की शुरुआत थाना परिषद से हुई, जो कई मुख्य मार्गों से होकर थाना परिषद में संपन्न हुई। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थाना प्रभारी ने किया और उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी नागरिक आपसी प्रेम, भाईचारों और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए त्योहार मनाएं। किसी भी त्योहार की अफवाह या फिर भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। शारदा नदी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। एक बार फिर से तराई के कई इलाकों में बाढ़ दिख रहा है और पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। गांव से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है। बता दें कि जिससे कि लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। बाढ़ की तबाही के कारण लोग बेघर हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के माथे पर चिंता की लकीर भी देखने को मिल रही है। बता दें कि कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शारदा नदी का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।